डियर स्टूडेंट्स, हायर मैथमेटिक्स वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये हमारा जो चैनल है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो कंप्लीट सिलेबस है मैथमेटिक्स का, उसके अंतर्गत आपको वीडियो स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो कंप्लीट सिलेबस है वो स्टेप बाय स्टेप जैसे हमारे यूनिट वाइज सिस्टम में या जैसे हमारे जो क्वेश्चंस वगैरह आते हैं या किस किस क्वेश्चन कौन सी यूनिट से आता है उनके बारे में हम कंप्लीटली आपको वीडियो के माध्यमों से प्रत्येक स्टेप बाय स्टेप रूप में आपको उन वीडियो को अवेलेबल कराएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अब तक हमने जो चर्चा की थी मैथमेटिक्स पर, यानी जो पिछले वीडियो में या कुछ जो वीडियो आपके छूट गए, शुरुआत से नहीं हो पाए, उनको हटाकर हम जो नेक्स्ट जो चीजें पढ़ रहे हैं वो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीटली जब तक हमारी यूनिट एंड नहीं हो जाती तब तक हम उन वीडियो को आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा जो यूनिट नंबर 3 है उसमें ये आपके जो बीएससी पार्ट सेकंड तथा बीएससी बीएड जो पार्ट सेकंड है उनके लिए जो उनका सेकंड पेपर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, उनमें भी जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जो पहली बुक, वैसे 2 बुकें चलती है उनकी, जो हमारी सेकंड जो पेपर होता है हमारा राजस्थान यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो बीएससी पार्ट सेकंड एवं बीएससी बीएड जो पार्ट सेकंड है उनके लिए, तो हमारा जो सेकंड पेपर होता है उसमें आपके 2 पेपर होता है। एक जो सेकंड पेपर में 2 बुकें आपकी होती हैं, एक तो होती है आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन इक्वेशन, और एक होती है आपकी पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन। तो उन दोनों बुकों में से आपके जो यूनिटें होती है वो 5 यूनिटें वहां डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब पहले की यदि बात की जाए तो देखो 5 यूनिटें आपकी आती है, लेकिन ये सेशन जो हमारा 2020-21 वाला जो बनने वाला है इसमें अभी तक देखो सिलेबस की हमें कोई जानकारी नहीं है कि 5 यूनिट का कंबाइंड सिलेबस आएगा या जो अभी थर्ड ईयर का जो एग्जाम हुआ था उसमें जैसे कि आपसे 5 यूनिट में से आपसे जैसे 3 क्वेश्चन करने के लिए कहे थे या 2 क्वेश्चन आपसे करने के लिए कहा जाए, तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो अभी तक तो हम इसको 3 यूनिट तक कंप्लीट करके इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद में यदि सिलेबस यदि हमारा जैसे कहा जाए कि टाइम को थोड़ा और एक्सपेंड कर दिया जाए कि जो पहले एग्जाम होती थी वो लगभग मार्च के आसपास स्टार्ट हो जाती थी और सेशन आपका आगे बढ़ता ऐसा था, और अब की बार शायद पता नहीं सेशन को थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाए कि मार्च से आगे तक आपकी पढ़ाई कराई जाए और उसके बाद आपके एग्जाम मई जून में हो, तब कोई दिक्कत नहीं, तब हमारा कंप्लीट सिलेबस पे आ जाए तब भी हम उसको कवर कर पाएंगे वहां पर। ठीक है, तो हमारा जो था वो यूनिट नंबर 3 के अंतर्गत हम ये सब बातें कर रहे थे यहाँ पर। तो हमारी जो अभी तक हो गई, हमने पिछले जो हमारे वीडियोज हैं उनमें हमें यूनिट नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया है। आज आपकी यूनिट नंबर 3 है, ये आज से स्टार्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पर बात की जाए तो हमारे पास 2 चैप्टरों में ये डिवाइड है। कौन कौन से? एक तो है समान घात की रेखिक अवकल समीकरण, समान घात की रेखिक अवकल समीकरण, और दूसरी है युगपत अवकल समीकरण। तो इन 2 पार्टों में ये यूनिट आपकी डिवाइड है। अब ये जो समान घात की रेखिक अवकल समीकरण है ये लगभग आपके जो पिछले एक्सरसाइज आपने पढ़ी थी, यानी जो यूनिट नंबर जो आपने सेकंड पढ़ी थी उसी के सिमिलर है यहाँ पर। बस यहाँ पर क्या है कि हम जो बात कर रहे थे कि समान n अचर गुणांकों की n कोटि की जो रेखिक अवकल समीकरण थी जो आपकी यूनिट नंबर जो सेकंड थी वो, और यहाँ पर क्या है ये समान घात की रेखिक अवकल समीकरण है। इसमें हल्का सा माइनर दोनों में क्या है डिफरेंस है यहाँ पर दोनों में, कि वहां पर उन समीकरणों के जो कोफिशिएंट होते थे उनमें जो हमारे पास अवकल जो हमारे पास गुणांक होते थे कि d अपॉन जो dx, तो इस प्रकार के अवकल गुणांक होते थे, उनका जो कोफिशिएंट होता था वो ऑलवेज कांस्टेंट होता था उस वाली यूनिट के अंतर्गत। यहाँ पे थोड़ा चेंज है कि यहाँ पर जो इक्वेशंस होंगी उनके जो कोफिशिएंट होंगे वो आपको वेरिएबल्स के रूप में मिलेंगे, लेकिन उनमें एक खास बात होगी। क्या खास बात होगी? कि उनकी पावर्स क्या होंगी? समान होंगी। तो इनके बेसिस पे क्या है समान घात की n कोटि की रेखिक अवकल समीकरण कह सकते हैं, अदरवाइज आप इन्हें क्या कह सकते हो कि समान घात की रेखिक अवकल समीकरण। और इसी यूनिट का जो सेकंड पार्ट है वो क्या है? युगपत अवकल समीकरण है। अभी तक हमने जितने भी जो अवकल समीकरण के जो प्रश्न किए हैं, जो भी चर्चाएं की हैं, उनमें हमने सिर्फ एक अवकल समीकरण से संबंधित बातें की हैं कि एक हमारी अवकल समीकरण होती थी और उसको हम सोल्व करते थे, CF तथा PI प्राप्त करते थे। PI पॉसिबल नहीं है वहां पर कि QX वहां पर नहीं होता था, तो केवल CF से हम उस क्वेश्चन को कंप्लीट करते थे। अब जो ये सेकंड वाला पार्ट है युगपत अवकल समीकरण, इसमें आपके पास 2 समीकरण होंगे अवकल समीकरण, और दोनों को कंबाइन करते हुए आपको समीकरण का जो आंसर है वो फाइंड आउट करना है। यह समीकरण से संबंधित जो समीकरण थी हमारे पास, जो कि साधारण जो समीकरण होती है, अवकल समीकरण नहीं, नॉर्मल जो समीकरण होती है जो कि अवकल समीकरण का आंसर होता है, वो हमें वहां पर प्राप्त करना होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं समान घात की रेखिक अवकल समीकरण। तो इस समान घात की रेखिक अवकल समीकरण का फॉर्मेशन किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करोगे, इसका व्यापक रूप क्या होता है, तो इसका मानक रूप में किस तरीके से परिवर्तन करते हैं और किस तरीके से हम इसको सोल्व करते हैं, इन सभी बातों की जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है आपकी कौन सी?
कि समान घात की जो अवकल समीकरण होती है उसका रूप कैसा होता है। ठीक है, तो इसकी फॉर्म कैसे होती है, सबसे पहले बात ये करते हैं फॉर्म कि इसकी फॉर्म कैसे होती है कि समान घात की जो रैखिक अवकल समीकरण होती है उनको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। किस तरीके से, a नॉट एक्स की पावर n dny अपॉन dx की पावर n, इस तरीके से। दूसरा क्या आ जाएगा, a1 x की पावर n माइनस 1 dn की पावर n माइनस 1 y, यहाँ पे क्या आ जाएगा dx की पावर n माइनस 1। और आगे बढ़े तो a2 x की पावर n माइनस 2 dn माइनस 2 y, यहाँ क्या आ जाएगा dx की पावर n माइनस 2। लाइक दिस कहाँ तक चले जाओगे आप, a नॉट तक। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, सिर्फ y आपको यहाँ पर मिलेगा इस तरीके से। तो ये हमारी जो बात करें कि जो n घात की समघात अवकल समीकरण होती है उनका मानक रूप है। यहाँ पर जहाँ पर इनके बारे में थोड़ी चर्चा और कर लेते हैं। जहाँ जो a नॉट आपको दिखाई दे रहा है, a1 आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब के सब जो an तक के हैं, ये सब के सब जो an तक के हैं, ये सब के सब क्या हैं, ये तो क्या है आपके अचर पद है। ठीक है, ये सब के सब आपके क्या है, अचर पद है यहाँ पर। और बाकी आपको दिखाई दे रखा है यहाँ पर कि समान घात की क्यों कह रहे हैं, इसको अचर गुणांक की क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि हमने जब यूनिट नंबर 2 पढ़ी थी वहां पर इस बारे में हमने बहुत अच्छे से बात की थी कि अचर गुणांकों की समीकरण उसको कहते हैं जहां पर जो डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है उसका जो गुणांक है कंप्लीटली कोफिशिएंट, जो उसका गुणांक है वो क्या हो, कंप्लीटली क्या हो, एक कांस्टेंट हो। तो उसके नेम के बेसिस पे हमने उसको क्या कहा था कि वो क्या है, अचर गुणांकों की n कोटि की रैखिक अवकल समीकरण थी वहां पर, क्योंकि उन सभी का जो कोफिशिएंट होता है यहाँ पर, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये देखो यहाँ पर ये सब के सब क्या थे, कांस्टेंट थे। तो इनके बेसिस पे वहां पर वो क्या कह दिया कि अचर गुणांकों की रैखिक अवकल समीकरण हमने यहाँ पर उनको कहा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर कौन सी, कि इनके जो गुणांक होंगे वो क्या नहीं होंगे, यहाँ पर कांस्टेंट नहीं होंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल अवेलेबल है। देखो जितनी कोटि इसकी है, जितनी वह यहाँ पर है कि जितनी डिफरेंशियल ऑपरेटर की है उतनी किसकी है, x की। तो इनकी जो घातें हैं वो क्या है, समान है कि जितना यहाँ है उतना यहाँ है। यहाँ n-1 है तो यहाँ पर भी n-1 है, यहाँ n-2 है तो यहाँ पर भी n-2 है, इसी प्रकार से आगे तक। तो इनके कारण हम इनका नाम क्या कह रहे हैं कि ये हमारे क्या है, समान घात की रैखिक अवकल समीकरण है। अब इसी रूप को आप अन्य फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, या इस रूप को हम अन्य फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि a नॉट x की पावर n dn y, dn को आप ऐसे लिख सकते हो केवल a1, इसको लिख सकते हैं x की पावर n माइनस 1 dn माइनस 1। और आगे गए यहाँ पर a2 x की पावर n माइनस 2 d की पावर n माइनस 2 लाइक दिस, कहाँ तक, a n तक। ठीक है, और इन सभी में से जो y सभी के ऊपर वर्क कर रहा था उस y को हमने कहाँ ले लिया, बाहर ले लिया यहाँ, और बराबर क्या लिख दिया यहाँ पर, इसको qx के रूप में लिख दिया। तो ये हमारी क्या है, इसी फॉर्म को हमने लिखने का दूसरा तरीका अपना दिया, जहां हमने यूज में क्या लिया है, जहां जो d आपने यूज में लिया है उसका मीन क्या होता है, उसका मीन होता है d/dx। तो ये इसका मीन होता है। तो इस तरीके से हमने इसको यहाँ पर लिखा है यहाँ पर। और देखिए आगे यहाँ पर, तो हमने जो d था उसको किसके रूप में रिप्लेस किया, d/d के रूप में, dx के रूप में यहाँ पर हमने इसको लिया था। इस कारण से हमारा जो फॉर्म है वो इस तरीके का यहाँ पर बन गया था। और आगे बढ़ो यहाँ पर, अब ये जो आपके पास कंसेप्ट है इसको भी आप और आगे बढ़ा सकते हो। और आगे बढ़ाने के लिए आप कैसे लोगे इसको, अब की बार आप इसको ले सकते हो, या इसको कैसे ले सकते हो, हम इसको ले सकते हैं कि xd इक्वल टू qx। यहां से हम इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं। अब ये जो आपका रूप है ये भी आपका कौन सा है, यहाँ पर y, और आप ले लो यहाँ पर। तो ये जो आपका रूप है ये भी आपका क्या है, इसी जो हमारे पास समान घात की जो रैखिक अवकल समीकरण होती है उसी का ही ये क्या है, एक छोटा रूप है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप जो चीज कह रहे हो यहाँ पर कि यहाँ पर जो f आपको दिख रखा है ये फलन का कार्य कर रहा है, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है xd, ये इसके अंदर बनने वाली जो स्टेप्स होंगी वो इस तरीके की होंगी। ये यहाँ पर ये चीज कह रहा है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि इस फलन में ये जो अंदर आपको स्टेप दिखाई दे रही है हर जगह इनको पेयर वाइज आपको लेना पड़ेगा। कहीं भी आप इनको छोड़ नहीं सकते कि केवल d को ले लिया और x को छोड़ दिया, कहीं पर भी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमने इसका जो रूप है इस तरीके से लिखा है कि जो f होगा वो किस तरीके का फलन है कि उसमें प्रत्येक पद है वो xd की फॉर्म का है।
कि पहला पद x होगा तथा दूसरा जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है ये दोनों एक साथ उपस्थित है वहां पर। अब इनकी घातें चाहे कुछ भी हो यहाँ पर, जैसे इसकी घात 3 होगी तो इसकी भी 3 होगी, लेकिन आएंगे दोनों एक साथ वहां पर। जैसे कि यहाँ पर हो रहा है, ऊपर देखो n में आ रहा है, यहाँ पर n-1 में आ रहा है, यहाँ पर n-2 में आ रहा है, इस तरीके से। अब आप भी जानते हो कि जब भी हम फलन लिखते हैं तो व्यापक रूप में फलन को इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो जहां पर क्या हो जाएगा, जहां जो fd है, जो x fd इस तरीके से जो है वो क्या है, xd में बहुपद है यहाँ पर, ठीक है। n कोटि का क्या है, ये बहुपद है, n कोटि का बहुपद है यहाँ पर। तो उसके बेसिस पे हमने इसको इस तरीके से नोट कर लिया है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, इसकी जो छोटी मोटी बातें थी, समान घात की जो रैखिक अवकल समीकरण है, जो कि हमारा जो यूनिट नंबर 3 का जो पहला टॉपिक है वो ये वाला है। तो इसका फॉर्मेशन हम इस तरीके से करते हैं, ठीक है। अब बात आती है इनको हल करने की यहाँ पर। तो इनको हल करने के जो तरीके हैं वो हम यहाँ पर सीखेंगे। तो इनका जो हल करने का तरीका होगा वो हमारे पिछले एक्सरसाइज जैसा ही होगा, लेकिन दिक्कत की बात ये है यहाँ पर कि यहाँ पर ये क्या आ जाता है, x और आ जाता है इसके साथ में, इस कारण से यहाँ पर उसको डायरेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास ये जो रूप है, जो समान घात की जो रैखिक अवकल समीकरण है, इनको आप फॉर्मेशन कर सकते हो। किस रूप में, उस रूप में आप उनका फॉर्मेशन कर सकते हो। किस रूप में, जो हमने पिछली एक्सरसाइज पढ़ी थी कि अचल गुणांकों की रैखिक अवकल समीकरण, उन रूपों में आप इन अवकल समीकरण को फॉर्मेशन उन रूपों में कर सकते हो। और ऐसा करने के बाद हमारे पास इन समीकरणों का हल भी उसी तरीके से निकलेगा जो पिछली एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था। तो बस आपको थोड़ा सा इसमें समझने की जरूरत है, और यदि आपसे पिछली एक्सरसाइज आती होगी तो इसको समझने में बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं आएगी कहीं पर भी, ठीक है। तो एक बार आप इस चीज को नोट कीजिए, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि इनका हल किस तरीके से करेंगे वहां पर। अब हम बात करते हैं रैखिक जो हमारे पास समान घात की जो अवकल समीकरण है उनके हल के विषय में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो इनका हल किस तरीके से होगा, तो हम बात करते हैं यहाँ पे, ये तो होगा इनके फॉर्म की बात की, इनका रूप ऐसा होता है यहाँ पर। अब बात आती है इन समीकरणों का हल कैसे होगा यहाँ पर। तो पहले मैं आपको इनका जो वास्तविक जो रूप है कि किस तरीके से इनके हल में कैसे इनको कन्वर्ट करते हैं, उसके बजाय मैं आपको थोड़ी सी प्रक्रिया बता देता हूँ यहाँ पर रैखिक अवकल समीकरणों को हल करने की, ताकि आप प्रश्नों को करना सीख जाओगे एक बार। फिर उसके बाद अच्छे से आपके पास समझ विकसित हो जाएगी कि इस तरीके से हम क्या करेंगे, इन प्रश्नों को हल करेंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद हम इसको कि आया कैसे, ये चीज भी यहाँ पर समझेंगे कि करना तो आप सीख ही गए, लेकिन थोड़ा सा उसके बारे में आपको जानकारी भी हो जाएगी कि हाँ किसको ऐसे ऐसे करते हैं यहाँ पर, ताकि आपको मैकेनिज्म भी पता लग जाएगी यहाँ पर कि किस कारण से हम ऐसा यहाँ पर कर पाते हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ वर्किंग प्रोसीजर। तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं हम, यहाँ पर वर्किंग प्रोसीजर, समघात समान घात की रैखिक अवकल समीकरण, समान घात की रैखिक अवकल समीकरण को हल। सबसे पहले हम इस चीज को पढ़ लेते हैं यहाँ पर कि समान घात की जो रैखिक अवकल समीकरण होगी उनका हल हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे वहां पर। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं यहाँ पर। यानी इनकी जो वर्किंग प्रोसीजर होगी वो किस तरीके से होगी उसके बारे में हम जानकारी करते हैं। तो माना कि हमारे पास जो समघात समीकरण है, कि माना कि हमारे पास जो समीकरण है वो कुछ इस तरीके की है। किस तरीके की है कि हमने ले लिया वहां पर कि a नॉट dn x की पावर n dny, इसको भी ऐसे ले लो, यहाँ पर इसको ले लेते हैं a1 dn माइनस 1 yn, यहाँ पर हमने लिया ही नहीं कुछ, यहाँ पर x की पावर n माइनस 1 dn माइनस 1, और इसी प्रकार से कहाँ तक ले लिया an तक, और यहाँ पर क्या आ गया लास्ट में y। इस तरीके से हमने इस रूप को लिखा थोड़ा यहाँ पर।
और बराबर क्या हमारा QX। हम बात करें केवल वर्किंग प्रोसीजर पर कि किस तरीके से इन प्रश्नों को आप हल करोगे, वो हम थोड़ा सीख रहे हैं यहाँ पर। तो हमारे पास इस तरीके की प्रश्न है, तो हमारे पास जो x यहाँ पर है ये इस समीकरण का रूप बदल रहे हैं। जो हमारे पास वास्तव में जो अचर गुणांकों की समीकरण थी, इन x के आने से वो कौन सी हो गई, वो समान घात की रैखिक अवकल समीकरण में वो कन्वर्ट हो गई। यदि ये यहाँ से x हट जाए यहाँ पर तो हमारा काम बन सकता है, यानी फिर हमारा जो क्वेश्चन होगा उसी तरीके से हो जाएगा जैसा अब तक हम पढ़ते हुए आए हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक युक्ति है कि यहाँ पर कि जो आपके पास x है उसकी जगह हम इस तरीके का रिजल्ट लिखते हैं कि माना z बराबर log e बेस x, कि हम जहां पर जो x होगा यहाँ पर उसको इस संबंध का मतलब क्या हो जाएगा कि x बराबर e की पावर z से हम इसको कन्वर्ट करते हैं यहाँ पर कि z बराबर log x लेकर चलते हैं। ये ट्रांसफॉर्म है, ये स्थानांतर को प्रतिस्थापन यूज में ले रहे हैं यहाँ पर इसको कि z यानी x को हम इस संबंध के द्वारा क्या कर रहे हैं, ऐसे हटा रहे हैं। हमारा उद्देश्य क्या है यहाँ पर, हमारा उद्देश्य ये है कि यहाँ से जो x अतिरिक्त आ गया है ये यहाँ से किसी भी मेथड द्वारा हट जाए। तो उस मेथड को हम जो ये प्रतिस्थापन है यहाँ पर कि z को हम किससे रिप्लेस करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे किससे, e की पावर z से। और ऐसा करने पर जो भी परिवर्तन वहां संभव होगा वो परिवर्तन करते जाएंगे और उस तरीके से हमारी जो कंडीशन है यहाँ पर क्वेश्चन को उसको किस तरीके से कन्वर्ट कर देंगे, उसको अचर गुणांकों की अवकल समीकरण में हम उसको कन्वर्ट कर देंगे। वहां पर ये जो हमारे पास प्रेजेंट में कौन सी है, ये चर गुणांकों की जो समीकरण है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, वो अचर गुणांकों की में कन्वर्ट हो जाए। ये हमारा उद्देश्य है यहाँ पर, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, हम ये यहाँ पर प्रतिस्थापन यूज में ले रहे हैं कि z इक्वल टू log e बेस x, जहां पर x का मतलब कितना होता है e की पावर z, क्योंकि इसको सोल्व कर लो। x को यदि आप अकेले रखोगे तो ये कहां चले जाएगा, इधर को, और जब दूसरे पक्ष में जाता है तो log कन्वर्ट किसमें हो जाता है, एक्सपोनेंशियल। तो हम इसके बेसिस पर हम इसको ऐसा लिख पाएंगे। अगर यदि ऐसा हम कर देते हैं तो हमारे पास जो प्रथम, अब हम ऐसा कर पाए यहाँ पर कि हमने यहाँ पर क्या लिख दिया था, हमने यहाँ पर लिख दिया था कि z को हम इस रिजल्ट के द्वारा क्या करते हैं, यानी x को हम इस रिजल्ट के द्वारा रिप्लेस कर पाएंगे यहाँ पर। अब ऐसा कर पाएंगे तो हमारी जो समीकरण थी अब वो x की जगह किस में बन जाएगी, वो z में बन जाएगी। अब x पहले कौन किसका कार्य कर रहा था, x पहले कार्य कर रहा था इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, स्वतंत्र चर का कार्य कर रहा था। अब स्वतंत्र चर कौन बनेगा, क्योंकि x को किस में ले लिया हमने, z में, तो अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन बनेगा, अब कौन बन जाएगा, z। अब z बन जाएगा तो सारे जो d होंगे वो z की फॉर्म में आएंगे वहां पर। अब देखिए ऐसा करने पर क्या हो जाएगा कि जो हमारे पास x d अपॉन जो dx होता है, यहाँ पर जो y भी साथ में लगा होता है, तो वो जो कंप्लीट है अब वो किसके द्वारा हो जाएगा, इसके द्वारा d में उसको कन्वर्ट कर देंगे उसमें, जहां पर इस d का मतलब क्या होता है, d अपॉन dz। अब एक चीज आप समझ लेना कि मैंने इसको थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए ऐसा बनाया है, वरना है ये भी फिर d यहाँ पर, क्योंकि ये जो d था वो तो कौन सा था, d अपॉन dx वाला था। अब ये जो d है ये कौन सा है, d अपॉन dz वाला। ऐसा क्यों हो पाया, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लगाया, ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, यहाँ पर रूपांतरण यहाँ पर लगाया है, ठीक है। ये कहीं रूप हम कहीं प्रतिस्थापन हमने जो x इक्वल टू e की पावर z यूज में लिया है उसके कारण इसका रूप कैसा हो गया, अब जो d था वो किस में कन्वर्ट हो गया, d अपॉन dz। अब जब केवल एक घात वाला हो तब तो ऐसा करेंगे, दो घात वाले को कैसे लिखेंगे, दो घात वाले को इस तरीके से लिखेंगे, तीन घात वाले को कैसे लिखेंगे, यानी d माइनस 1, इसकी घात में से एक कम पद तक इसको प्रसार करते रहेंगे। तीन वाले को कैसे लिखा है, d माइनस 1 एंड d माइनस 2, यानी एक कम पद तक। और n वाले को कैसे लिखेंगे कि d माइनस 1 d माइनस 2 इस तरीके से। लेकिन अंतिम पद में से आप क्या करोगे कि जितनी इसकी पावर थी उसमें से एक कम पद तक आपको उसको प्रसारित करना है, ठीक है। अब ऐसा यदि हम कर देंगे तो हमारे ऐसा करने से इन रिजल्टों में, इधर वाले रिजल्ट इनमें कहीं पर भी आपका x दिखाई दे रहा है यहाँ पर, क्योंकि x तो चलेगा यहाँ से पूर्णतः, जब x चलेगा तो x यहाँ से मिट जाएगा, और मिट जाएगा तो देखो यहाँ पर हमारी जो समीकरण है जिसका ये जो पहले रूप था वो क्या था, f(x) dy इक्वल टू qx था, ये रूप था समीकरण का। अब वो रूप कौन सा हो गया, अब रूप बन जाएगा हमारा fd, जो कि नॉर्मल d है यहाँ पर, यानी इसके साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ है, x y z कुछ नहीं लगा हुआ है, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या था, x d था, अब क्या बन गया, सिंपल d बन गया यहाँ पर। अब ऐसा करने पर ये जो समीकरण है ये पूर्णतः क्या है, अचर गुणांकों की समीकरण है। अचर गुणांकों की समीकरण होने के कारण अब इसका जो आंसर होगा किस तरीके से निकाला जा सकेगा, जो हमने लास्ट एक्सरसाइज पढ़ी थी या जो यूनिट नंबर जो 2 हमने पढ़ा था उसके अनुसार इन प्रश्नों का अब हल होगा, ठीक है।
तो यहाँ पर हमें ये चीज समझनी थी यहाँ पर कि किस तरीके से हम चर गुणांकों की समीकरण को अचर गुणांकों की समीकरण में परिवर्तन करते हैं। ये केवल तब होगा जब हमारे पास जो समीकरण है वो कौन सी समघात है। यहाँ पर यदि ये समघात नहीं होती तो यहाँ पर हमारी जो ये प्रोसेस है यानी जो ये प्रक्रिया हमने यूज में ली है ये भी यहाँ पर वर्क नहीं करती। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम क्वेश्चनों में दोहराएंगे और दोहराकर हम देखेंगे कि परिणाम आपको किस तरीके से उसी प्रकार प्राप्त हो जाते हैं। बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अब आप जब आप प्रश्न हल करोगे तो पहले हम समीकरण का हल देते थे y = CA+PI, जहां पर जो CA+PI है सारे के सारे x के फलन होते थे। अब की बार ऐसा परिवर्तन करने से किसके फलन हो जाएंगे, वो z के, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल अब कौन बन गया, वो z बन गया। अब जैसे हमारा प्रश्न वहां तक कंप्लीट हो जाएगा फिर हमारा काम क्या रहेगा कि z को दोबारा अपने वास्तविक रूप में लाने का। तो वास्तविक रूप में लाने का काम कौन करेगा, ये दोनों पद वहां पर वास्तविक रूप में लाने का काम करेंगे। और जैसे वास्तविक रूप में ले आएंगे तो समीकरण का आंसर क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें मिल जाएगा वहां। ठीक है, अब इससे रिलेटेड मैं एक एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको जो ये बातें मैंने आपको जहां बताई है वो सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। बस आपको ये 2-3 चीजें ध्यान रखनी, ध्यान रखो थोड़ा सा कि पहले तो जो z है उसकी जगह क्या लोगे, log ex लोगे, जहां पर इसको यदि सोल्व किया जाए तो इसका रूप ऐसा होता है, यानी इसकी जरूरत होगी तो ये ले लेंगे और इसकी जरूरत होगी तो ये ले लेंगे। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन को इसमें तो लगाएंगे इनके माध्यम से, साथ के साथ जो qx होगा, जो qx था वो किसमें कन्वर्ट हो गया था, qz में। तो जहां जहां x के पद दिखाई दे वहां आप इस तरीके का रिजल्ट वहां पर अपनाओगे ताकि जो सामने वाला रिजल्ट है qx वो भी किसमें कन्वर्ट हो जाए, z में। ठीक है, और ये जो पद है उनको इस तरीके से आप खोलकर लिखोगे कि पहला यदि एक कोटि का होगा तो d में लिखोगे, 2 कोटि का लिखोगे तो d-1 में कन्वर्ट कर दोगे, 3 का होगा तो d-1 d-2 में, और n का होगा तो अंतिम पद n से 1 कम तक यहाँ पर प्राप्त होगा। तो ये प्रोसेस को दोहराते हुए हम हमारे पास जो समान घात की रेखीय अवकल समीकरण होती है उसको कन्वर्ट कर पाते हैं किसमें, अचर गुणांकों की रेखीय अवकल समीकरण में, और जिनका आंसर पूर्व जो हमारी एक्सरसाइज थी उसी के तरीके से हमें वो प्राप्त हो जाएंगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं ताकि ये चीज हमारे अच्छे से क्लियर हो जाए वहां पर कि किस तरीके से ऐसा हो रहा है। यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं इससे संबंधित एक। हमारा क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर ये पहला है, इसको ले लेते हैं हम। x की पावर है 3 d3y/dx3। दूसरा पद है -3x² d2y/dx²। तीसरा पद है इसका +6x dy/dx = log e⁻x का होल स्क्वायर। ये हमारा प्रश्न है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो जैसा हमने पढ़ा था बिल्कुल वैसा ही है ना सारा काम, यानी हमने पढ़ा था कि ये समान घात की होगी तो ऐसा होगा। तो देखो ये 1 कोटि का है तो x भी 1 आया, ये 2 कोटि का है तो x भी 2 आया, ये 3 कोटि का तो x की पावर में कितनी आई, 3। तो इस कारण से ये कौन सी समीकरण है, ये समान घात की समीकरण है। तो आप इनके रूप को देखकर ये समझ जाना कि ये कौन से मेथड से ये सोल्व हो सकता है, क्योंकि इनका रूप होता है अपने आप में क्या होता है, स्पेशल होता है। तो समान घात की जो समीकरण होगी उनका रूप इस तरीके से होगा, तो उनका जो आंसर है वो उनकी वर्किंग प्रोसीजर के द्वारा आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर आइए आप सबसे पहले इधर, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर पहले इसको मैं मानक रूप में लिख लेता हूँ, वरना आप छोड़ो यहीं से स्टार्ट कर दो हल। सबसे पहले हमने माना कि हमें x को हटाना है यहाँ पर, तो x को हटाने के लिए हम क्या रिप्लेस करते हैं कि z = क्या रिप्लेस करते हैं, log e⁻x रिप्लेस करते हैं यहाँ पर। अब ऐसा करते हैं तो x की जो वैल्यू हो जाती है किसके माध्यम से क्या हो जाती है, इस तरीके से हमें ये प्राप्त हो जाती है। अब ऐसा करेंगे तो हमारे पास ट्रांसफॉर्मर क्या क्या आते हैं कि जो क्यूब वाला होता है, हमने पढ़ा था ना कि d⁻n वो x⁻n डॉट d⁻n/dx⁻n। तो ये 3 का है तो यहाँ पर आपको इसकी जगह क्या मिल जाएगा, इसकी जगह क्या मिल जाएगा आपको d-1 और क्या प्राप्त हो जाएगा d-2।
यानी इसकी कोटि जो n थी उससे एक कम पद तक हम इसको प्रसारित करके लिखेंगे। ये पहला काम हो गया यहाँ तक। दूसरे में कितना है, 3 तो कांस्टेंट है, इसको तो आप लगा लो। यहाँ कितना है, ये 2 का, तो 2 को कैसे लिखेंगे, d-1 इस तरीके से खोलकर लिखेंगे। अब मैंने यहाँ पर, आप सोच रहे हो कि ऐसा d क्यों नहीं बनाया, यहाँ पर ऐसा d क्यों नहीं बनाया, ऐसा इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पर d प्रयोग करे ही नहीं हमने यहाँ पर, तो हम सीधा सिंपल d में इसको हम ले लेते हैं, क्योंकि d जब प्रयोग ही नहीं किया तो ऐसा हमें रूप बदलने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो क्या हो गया कि 3d-1 प्लस 6, ये हो गया 6। ये केवल एक है तो यहाँ पर कितना ले लिया, सिर्फ d ले लिया। सभी का जो डिपेंडेंट जो वेरिएबल था, इन सभी का डिपेंडेंट वेरिएबल कौन था, y था। इधर को भी काम करो ये, क्योंकि यहाँ पर तो हमने चेंज कर दिया सभी को z की फॉर्म में, तो उधर भी तो होना चाहिए। तो log e(x) इसको कैसे लिख पाओगे आप, z, तो ये कितना बन जाएगा, z² बन जाएगा, बन जाएगा z², होगा नहीं होगा। अब एक चीज आप और मेंशन करो कि जहां जो आपने यहाँ पर जो d यूज में लिया है, d का मतलब कितना होगा, d/dz होगा यहाँ पर, नॉट d/dx। क्या होगा कि d का मतलब यहाँ पर d/dz होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन जो प्रतिस्थापन यूज में लिए हैं उनकी वजह से ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करो। सोल्व करने के लिए आपने देखा सबसे पहले कितना आ गया, इनको मल्टीप्लाई कर दो, d, ये दोनों ने क्या दे दिया आपको, दोनों ने मल्टीप्लाई करके, देखो यहाँ से क्या देंगे, दोनों ने मल्टीप्लाई करने पर हमें प्राप्त हो गए। यहाँ से देखो, एक तो आ जाएगा क्या, d², एक आ जाएगा माइनस के 3d, और एक क्या आ जाएगा, प्लस का 2। ये आ गया यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई करने पर। इधर देखा, यहाँ से आ गया माइनस के 3d² और प्लस का कितना आ गया, 3d, और आगे गए तो प्लस का कितना आ गया, 6d, और बाहर कौन है, y = z²। सही है, देखो यहाँ से मल्टीप्लाई करने पर 3d² नेगेटिव वजह से पॉजिटिव हो गया, और लास्ट का कितना है, 6d। ओके, अब आ जाइए नेक्स्ट पर, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, d3, यहाँ से आ जाएगा माइनस के 3d², और यहाँ से कितना आ जाएगा, 2d। कितना ही होगा ना, केवल मल्टीप्लाई किया d से, और आगे गए 3d² प्लस के 3d प्लस के 6, दोनों का ऐड कर लो, कितना हो गया, 90 हो गया। तो 90 y = z², और सोल्व करो इसको, तो सबसे मैक्सिमम पावर ऑफ d3, उससे कम d² दोनों मिलकर कितने हो गए, 6d² हो गए। ये यहाँ देखो 2d और 9 दोनों मिलकर कितने हो गए, 11d हो गए, 11d y = z²। अब ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर है, ये बिल्कुल पुराने क्वेश्चनों की तरह हो गया, क्योंकि आपको कहीं पर भी इसमें कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं दिखा रही कि जो कि वेरिएबल हो। 6 कांस्टेंट है, 11 कांस्टेंट है, ये तो पुराना वाला मेथड हो गया। तो ये बिल्कुल भूल जाओगे आप कि नई एक्सरसाइज पढ़ रहे हो, आप तो पुरानी ही पढ़ रहे हो। बस आपको दो चीजें पढ़नी है कि ये सब्स्टिट्यूशन जो हमने यूज में लिए हैं और इनके द्वारा जो ये रूप आप चेंज करते हो, ये चीज आपको बड़ी ध्यान रखनी है, बस और कुछ नहीं, बाकी सब चीजें पुरानी वाली है यहाँ पर। अब देखिए आगे, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन पहले की तरह हो गया। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, CF फाइंड आउट करने का। पहली कंडीशन ये होती है ना, तो CF फाइंड आउट करो। तो CF फाइंड आउट करने का पुराना तरीका, CF के लिए, तो CF के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि राइट हैंड साइड किसको, जो QX आपको दिखाई दे रहा है इसको क्या मान लो, 0 मान लो। पहला काम हो गया, 0 हो गया। यहाँ पर थोड़ा ये भी लिखो कि माना, क्योंकि ऐसा होता नहीं है, हम इसको रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए इसको 0 मानते हैं। हो गया काम। तो अब हमारे पास रिमेनिंग पार्ट क्या रहा, हमारे पास रिमेनिंग पार्ट रहा d3, फिर आ गया माइनस के 6d², फिर क्या आ गया 11d, और क्या आ गया y = 0। यहाँ से हम इसकी क्या लिख सकते हैं, सहायक समीकरण लिख सकते हैं। पुराना मेथड है और कुछ नहीं। सहायक समीकरण के लिए क्या होगा, d के स्थान पर आपको क्या रखना पड़ेगा m, और y के स्थान पर क्या रखना पड़ेगा आपको 1। तो करूंगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा m3। तो यहाँ सब जगह m आएगा, उन m में से मैंने किसको कॉमन ले लिया, m को कॉमन ले लिया। तो m² 6m प्लस का 11 = 0 हो गया। इस तरीके से इसको और थोड़ा मैं खोल के लिखता हूँ। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, एक तो m आ जाएगा, इसके दो टुकड़े यहाँ करता हूँ मैं तो कितना आएगा 11। तो ये इस तरीके से हो जाएगा कि टुकड़ों में, तो 11 कैसे दो टुकड़े, संभव नहीं है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो हम क्या करते हैं, इसको श्रीधराचार्य यहाँ पर लगा लेते हैं। तो एक तो m = 0 मिल ही रहा है आपको, और श्रीधराचार्य से इसके अंदर की वैल्यू भी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ से हमने देखा m = -b, तो -b की वजह से 6 प्लस माइनस रूट में b² तो कितना आ जाएगा 6 36, और फिर क्या आ जाएगा माइनस का 4ac, तो 4c का मान कितना है 11, तो कितना आ जाएगा 4 × 11 और डिवाइडेड बाय 2a, तो 2a की वजह से कितना है 2, और सोल्व किया तो 6 प्लस माइनस 36 माइनस 44 कितना है 44 माइनस 36,
14 से यहाँ से कितना आ गया 8, तो कितना आ गया सिर्फ 8 आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो कितना मिलेगा हमें नेगेटिव के 8। तो नेगेटिव के 8 को आप दो टुकड़ों में कैसे तोड़ सकते हो, हम उसको लिख सकते हैं 2√2 और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा। आयोटा किसकी वजह से आया पता है ना आपको, आयोटा जो नेगेटिव 1 था उसकी वजह से आया, डिवाइडेड बाई 2। 2 से इसको डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 3 प्लस माइनस √2 आयोटा। ये इसके क्या हो जाएंगे रूट हो जाएंगे, यानी एक तो कोण हो गया 0 और एक दो कोण हो गए 3 प्लस √2 आयोटा और 3 माइनस √2 आयोटा। इस तरीके से अब इनके बेसिस पे CF कैसे लिखा जाएगा, CF बराबर हमारा क्या होता है E1 C1 e की पावर C1 e की पावर जो भी हमारा m होता है वो m का मान पहले क्या था 0, तो e की पावर 0, लेकिन यहाँ पर रखना C1 e की पावर हम क्या लिखते थे mx। अब x नहीं आएगा क्योंकि x तो था ही नहीं, x तो किसमें कन्वर्ट हो गया z में, तो क्या लिखेंगे z पहला काम। अब ये कॉम्प्लेक्स वाले हम कैसे लिखते हैं रियल पार्ट, तो रियल पार्ट कितना है 3, तो 3 कितना आ जाएगा z। अंदर जाओगे तो क्या आ जाएगा C2 cos बीटा, बीटा का मान कितना है √2, तो √2 कितना आ जाएगा z। फिर और आगे गए यहाँ पर तो कितना आ जाएगा C3 और C3 के साथ क्या आ जाएगा साइन और कितना आ जाएगा √2z, यहाँ पर भी √2z। इस तरीके से तो यहाँ पर कंप्लीट क्या हो गया CF हो गया यहाँ पर आप, ठीक है कंप्लीट क्या मिल गया आपको CF यहाँ पर प्राप्त हो गया। अब हमारा क्वेश्चन है ऐसे नहीं बनेगा क्योंकि हम तो जानते थे कि क्वेश्चन जेड में था ही नहीं, ये तो हमने अपनी तरफ अपनी मर्जी चलाई है यहाँ पर इसकी सहायता से। तो इसको दोबारा किसमें कन्वर्ट करोगे आप x में, तो इसमें तो कोई महत्व ही नहीं क्योंकि ये तो देखो 1 हो जाएगा, तो 1 का कोई महत्व होता नहीं, तो C1 तो एज इट इज। यहाँ से देखो आप कि e की पावर 3z इसको कैसे कन्वर्ट करोगे आप यहाँ पर, तो इधर देखो e की पावर 3z को कन्वर्ट करने के लिए हमें कितना चाहिए e की पावर 3z बनाना है यहाँ पर, ठीक है। तो 3 से मैं यदि यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं इसको यहाँ पर 3 से और 3 को यहाँ से मल्टीप्लाई, कोई फर्क पड़ेगा दोनों पक्षों में, नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी। 3 को यहाँ 3 को यहाँ, आप जानते हो यहाँ करेंगे तो हमें e की पावर 3z नहीं मिलेगा, हमें चाहिए e की पावर 3z। तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो इसको, बिल्कुल ठीक है। 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 3z, तो 3z किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 और 3 कहाँ चले जाएगा x की पावर में चले जाएगा, यहाँ पर चले जाएगा ना यहाँ पर। तो हम इसको कैसे लिख पाएंगे कि 3z इक्वल टू क्या होता है e की पावर वो log e बेस x क्यूब हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा log e बेस क्या हो जाएगा x क्यूब हो जाएगा। तो चलो एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं, चूंकि केवल जो z होता है वो किसके बराबर होता है log x के बराबर होता है। 3z की यदि बात की जाए तो किसके बराबर होगा 3z बराबर होगा 3 log x के बराबर होगा। इसको यदि मैं सोल्व करूं तो कितना प्राप्त हो जाएगा log x की पावर कितनी आ जाएगी 3, इस तरीके से हो जाएगा। यानी 3z को क्या लिख सकते हैं log e बेस x की पावर 3 हम वहां पर लिख सकते हैं, ठीक है। और आगे चलो, केवल बस आपको सिर्फ इसको जो परिवर्तन है उसमें थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो सकती है, वरना हमारा जो प्रोसेस है वो पुराना वाला है, जो हमने पिछला जो पढ़ा था उसी के बिल्कुल अकॉर्डिंग है यहाँ पर, ठीक है। तो यहां से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा देखो आगे, तो CF हमें मिल जाएगा C1 तो एज इट इज मिल जाएगा। C2 में देखो क्या आ जाएगा e की पावर 3z की जगह मैं क्या लिख पाऊंगा log e बेस x की पावर 3। अब इसका बेस भी e है और log का बेस भी e है, तो दोनों की वजह से वो हट जाएगा, क्या मिलेगा सिर्फ x क्यूब, तो केवल क्या आ जाएगा x क्यूब और C2 अंदर चले जाओ, C2 क्या आ जाएगा cos बीटा √2 और z की जगह क्या आ जाएगा, फिर z का मतलब कितना होता है log x, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा सिर्फ log e बेस x। ये पहला हो गया। दूसरा है C2 sin, वो भी कितना आ जाएगा √2 log e बेस x। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। तो यानी CF हमने कंप्लीटली फाइंड आउट कर लिया। अब बात आती है PI की, तो PI के लिए देखो यहाँ पर PI के लिए क्या होगा कि 1/FD यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका QX। इसी तरीके से फाइंड आउट करते हैं ना कि 1/FD e की जो भी हमारे पास है QX, वो हमने इस तरीके से इसको ले लिया। अब देखिए आगे हम देखिए तो हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ से FD की वैल्यू हमारे पास आ रही है DQ -k 6d² और क्या आ रहा है 11d। इस तरीके से रिजल्ट हमारे पास आ रहा है और साथ में कितना है z², क्योंकि z² ये देखो यहाँ पर इसको जब हमने चेंज कर लिया तो क्या मिला था आपको z², ठीक है। अब इसको आपको सोल्व करना है यहाँ पर, यानी x की जगह z आ गया, बस इतना सा है।
तो जब हमारे पास x की पावर m होती थी उसको कैसे खोलते थे कि जो कांस्टेंट वैल्यू थी उसको कंप्लीट को बाहर ले लेते थे। तो यहाँ पर भी हम ये कर सकते हैं कि कांस्टेंट वाला जो पद है इसको क्या ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ऐसा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो मैंने क्या ले लिया कि 1/11z को क्या ले 11d को क्या ले लिया, बाहर ले लिया यहाँ से। अब 11d को बाहर ले लिया तो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट क्या रहा कि इन दोनों के नीचे क्या लग जाएगा यहाँ पर कि यहाँ से ये d भी हट जाएगा दोनों में से और इन दोनों के नीचे क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। बस इतना सा होगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, ऐसा करने पर हमारे पास रिजल्ट होगा क्या कि 1 प्लस d स्क्वायर माइनस के 6d और दोनों के नीचे क्या आ जाएगा 11 और उनकी पावर कितनी लग जाएगी -1, क्योंकि साथ के साथ मैं इसको ऊपर भी ले गया। ये एक बार और देख लो, आपने क्या ले लिया d बाहर लो पहले तो केवल नॉर्मली d बाहर लोगे तो देखो क्या आ जाएगा, ये d स्क्वायर बचेगा, ये 6d बचेगा, ये 11 बचेगा, d बाहर आ गया। फिर 11 को भी बाहर ले लो, 11 को बाहर ले लोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ 11 था, इन दोनों के पास 11 था नहीं, तो ऊपर से यदि कॉमन ले लिया तो नीचे रिमेनिंग रहेगा, तो दोनों के नीचे यहाँ पर रहेगा। जब ये पूरी स्टेप ऊपर जाएगी जिसके ऊपर इनवर्स का सिंबल लग जाएगा, तो इनवर्स का सिंबल लगा दिया। अब ये हमारे पास द्विपद में से इसका प्रसार करेंगे हम, और वही बात आ गई कि यहाँ पर आप d की फॉर्म उतना ही लो जब तक कि हमारा काम बन रहा है, उससे आगे यदि आप लेते हो तो 0 हो जाता है। तो हमें d का प्रसार सिर्फ उतना ही करना है कि हमारा z स्क्वायर कंप्लीटली यहाँ से हट जाए, केवल 1 तक आपको, क्योंकि 0 पे हमारा कोई मान हमें प्राप्त होता नहीं है वहां पर। तो यहाँ से बात की जाए तो 1/11d, इसको तो आप यहाँ पर रखो थोड़ी देर, इसको खोला आप यहाँ पर, तो 1 प्लस nx जो भी आपका होता है nx, तो यहाँ पर n इससे मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा d स्क्वायर माइनस के 6d डिवाइडेड बाई 11, ये ऐसे आ जाएगा। दूसरे में बात की जाए तो n गुणा n -1, तो -1 एंड -2 दोनों की वजह से नेगेटिव नेगेटिव हट प्लस प्लस आ गया यहाँ पर, और नीचे 2 फैक्टोरियल के हेल्प से वो 2 भी वहां से चले जाएगा, तो सिर्फ इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा d स्क्वायर माइनस के 6d, इसका क्या मिल जाएगा आपको, होल स्क्वायर मिल जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 121। इस पद को आगे यदि और बढ़ाओगे तो हमको हायर पावर्स मिलेंगी जो हमारी कोई काम की नहीं है। अब यहाँ पर 2 पद भी हमने इसलिए ले लिए, वरना हमारा काम तो यहाँ तक ही हो रहा था, क्योंकि जैसे इसको मैं खोलूंगा तो ये बनेगा d4, ये बनेगा 6d स्क्वायर, ठीक है 6d स्क्वायर बन रहा है ना यहाँ पर, तो 6d स्क्वायर तो हमारे काम का है। उसके आगे बात की जाए यहाँ पर एक पद और लेना पड़ेगा हमें, अभी क्यूब वाला और लेना पड़ेगा, क्योंकि एक d यहाँ पर भी है, तो वो d ये ऊपर वाले d को एक एक कैंसिल करता हुआ जाएगा, और कैंसिल करता हुआ जाएगा तो जो d क्यूब बनेगा वो d क्यूब कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ओनली d स्क्वायर में, तो वो हमारे काम का है। तो एक पद और लेते हैं। अब वो नेक्स्ट पद आएगा वो किसके रूप में आएगा, नेगेटिव का, क्योंकि आपके पास 3 नेगेटिव के चिन्ह हो गए एक साथ, और उनकी वजह से रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव का। समझ पा रहे हो ना आप, यहाँ पर मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले आएगा -1, फिर आ जाएगा -1 -1 और फिर आ जाएगा -1 -1 -1, तो 3 पद हो गए ना, देखो -1 -2 और -3, तो तीनों की वजह से नेगेटिव नेगेटिव 3 बार नेगेटिव आएंगे, तो इनकी वजह से नेगेटिव हो जाएगा। नीचे 3 फैक्टोरियल आते हैं, तो 3 फैक्टोरियल की वजह से ये तो कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन चिन्ह कहाँ जाएगा, तो चिन्ह आपको एक बार अल्टरनेट रूप से वो आपको प्राप्त होता रहेगा, कि जैसे यहाँ मिला नेगेटिव, फिर एक छोड़कर पॉजिटिव, फिर आपको फिर नेगेटिव मिलेगा, और फिर एक छोड़कर फिर नेगेटिव मिलेगा, यानी अल्टरनेट आपको वो मिलता रहेगा। तो हम क्या क्या करते हैं, इसका एक पद और बढ़ाते हैं इसको, तो एक पद और बढ़ाने के लिए आपके पास इसकी पावर कितनी हो जाएगी कि d स्क्वायर माइनस जो 6d आपके पास है इसकी पावर 3 हो जाएगी, और नीचे कितना आ जाएगा 11 की पावर 3 हो जाएगी, ठीक है 11 गुणा 11 गुणा 11। अब आगे के पद हम लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे आगे के पद सब हायर मिलेंगे, वो हमारे कोई काम के नहीं है यहाँ पर। अब हम इसको खोलना है, खोल कर इसका क्या प्राप्त करना है, आंसर। सबसे पहले आते हैं, साथ के साथ हमने इसको यहाँ पर लिख दिया कि 11d, यहाँ से आ गया 1 माइनस का d स्क्वायर माइनस 6d डिवाइडेड बाई 11। पहला तो ये हो गया, हटाओ इसको, इस वाले को खोलकर लिखो, कितना आ गया d4 आ गया, और कितना आ गया प्लस के 36d स्क्वायर आ गया, और कितना आ गया 2 गुना पहला गुना दूसरा, तो कितना आ गया 6 दूनी 12 माइनस का, और d क्यूब आ गया, और नीचे कितना है 121, ये भी लिख दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। दोबारा देख लो d4, ये आ जाएगा 36d स्क्वायर, यहाँ कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, तो माइनस के 12d क्यूब आ जाएगा, और आगे बढ़े यहाँ पर इसको भी खोल लो, पहले का क्यूब, तो पहले का क्यूब कितना हो जाएगा d6 हो जाएगा, लास्ट वाले का क्यूब, तो 6 3 36, 36 3 216, यानी ये कितना हो जाएगा 216 नेगेटिव का 216 d क्यूब हो जाएगा ये भी, ठीक है। अब आ जाएगा दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो वो आता है 3ab। वैसे हमारे कोई काम के नहीं बनने वाले, क्योंकि उसमें इनकी जो पावर्स है वो हायर मिलेंगे आपको वहां पर, इससे भी हायर मिलेंगी, इससे भी हायर मिलेंगी, तो हमारे सिर्फ ये काम का है यहाँ पर, क्योंकि इसमें d स्क्वायर है। तो हम सिर्फ यहाँ पर d क्यूब
डी क्यूब वाले पद को ले लेते हैं, जो डी क्यूब हमें मिलेगा ना यहाँ पर उस वाले पद को, तो वो कितना मिला था 216 नेगेटिव का 216 डी क्यूब, और बाकी के पद हैं और उनको हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उनमें सब D4 D5 D6 इस तरीके के आपको रिजल्ट मिलेंगे, तो हमारे कोई काम के नहीं है, हमारा सिर्फ डी क्यूब तक का काम है। डी क्यूब ही काम का नहीं था, यदि यहाँ पर नीचे ये डी रिमेनिंग नहीं रहता तो उस स्थिति में डी क्यूब तक की भी जरूरत नहीं थी। तो इस चीज को हम ध्यान में रखते हुए हमें जो एक्स्ट्रा चीज हमारे काम की नहीं उनको छोड़ दो, यानी आपको लगे यहाँ पर ये चीज काम की नहीं तो आप छोड़ दो। तो वैसे मैंने सिर्फ डी क्यूब ले लिया क्योंकि ये काम का था, और इसके अलावा कहीं पर भी नहीं मिलेगा। खोल कर देख लो, ये मिलेगा आपको, ये देगा D6 देगा, ये कोई काम का नहीं। ये आपको दे रहा था 3 बार को करने पर कि 216 डी क्यूब, तो इसमें से डी क्यूब था, इस वजह से ये काम का है। अगला पद क्या आ जाएगा, 3 गुणा पहला गुणा दूसरा पहले का स्क्वायर, ऐसे करके कर सकते हैं कैसे भी, क्योंकि इसका जो आगे का प्रसार होता है नेगेटिव का 3ab, और फिर ऐसे आता है 3a स्क्वायर b, और फिर क्या आ जाता है, फिर आ जाते हैं आपका 3ab स्क्वायर, यानी पहले तो a का स्क्वायर होता है फिर b स्क्वायर का होता है, तो पहले का स्क्वायर होगा। मैं आपको प्रसार लिख ही देता हूं एक बार ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी। जो माइनस का a माइनस b का जो प्रसार होता है इस तरीके से, वो इस तरीके से a क्यूब माइनस के b क्यूब, फिर आता है 3ab और वहां पर आ जाता है माइनस के 3a स्क्वायर b, ये आ जाता है वहां पर, ठीक है। क्या आ जाता है, माइनस का 3a स्क्वायर b, और अगला क्या आ जाएगा, प्लस का 3ab स्क्वायर। इस तरीके से इसके 4 पद होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको खोलकर इसको लिख रहे हैं। पहले का क्यूब तो कितना आ जाता, 6 आ जाता, दूसरे का ये लिख लिया, तीसरे से कितना आता, पहले का स्क्वायर साथ में b, तो पहले का यदि स्क्वायर करता तो कितना आ जाता 4, और 4 के साथ b और आता है, d और आ जाता तो कितना आ जाता 5, कोई काम का नहीं, हटाओ उसको। उससे अगले का देखते तो कितना आ जाता a, यानी d स्क्वायर, और उसके साथ अगले का स्क्वायर यानी d का स्क्वायर, तो 2 और 2 4, तो d4 मिल जाते, वो भी कोई काम का नहीं। इस वजह से हमने सिर्फ एक लिया यहाँ पर, ठीक है। तो आप इसका अच्छे से अभ्यास करना ताकि आपको भी नॉलेज हो जाएगी कि ऐसे ऐसे हमने क्यों लिखा, ठीक है। इसको बार बार देखना ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि ऐसा क्यों हुआ। तो हमने सारी चीजें यहाँ पर लिख ली, और बाहर कौन था, जेड स्क्वायर यहाँ पर। अब सबके ऊपर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दो, साथ के साथ ये डी आपको एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है इसको भी यहाँ से हटाना स्टार्ट करो। तो नेक्स्ट हम यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं, ऐसा करना। तो नेक्स्ट लाइन में आप देखो, पहले में आपने क्या कर दिया, डी से उसको डिवाइड कर दिया पहले वाले, तो क्या आ गया 1/11, तो आपको बाहर ही रखा आपने यहाँ पर, बस यहाँ से करना स्टार्ट करो। तो 1/d आ गया, ठीक है। अगले में गए आप, अगले में आपको क्या मिला, माइनस का ये बन गया d, ये क्या बन गया 6 डिवाइडेड बाई 11, ये भी ठीक है, यहाँ तक काम हो गया। उससे और आगे गए d4 में देखो, d4 को लिखो तो लिखो, वरना कोई काम का नहीं, क्योंकि d4 d क्यूब बनेगा, हटाओ इसको भी, d स्क्वायर ये काम का है, तो इसको क्या लिख लिया आपने 36d, और जो अगला था, अगला कितना था माइनस के 12, इसको भी क्या लिख लिया d स्क्वायर डिवाइड करके। ये पद क्यों हटाया, ये आपको जानकारी हो गई है, ये वाली, ये पद क्यों हटाया d4, क्योंकि d4 को इसलिए हटाया क्योंकि d से डिवाइड करने के बाद में d क्यूब बचता है, जो कोई काम का नहीं है, तो इसको भी हटा दिया। लास्ट वाले से देखो, लास्ट वाले से क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर मिलेगा आपको प्लस का 216, और फिर क्या मिलेगा d स्क्वायर, और सभी के बाहर कौन बैठा रहेगा, जेड स्क्वायर बैठा रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने प्रत्येक पद को यहाँ पर इस तरीके से लिख लिया। यहाँ पर हो गया सारी चीजें। अब सभी के ऊपर जेड स्क्वायर को आप अप्लाई करो, तो 1/11 जेड स्क्वायर पहले वाले के ऊपर आएगा तो इंटीग्रेशन होगा, तो जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा तो क्या प्राप्त होगा कि जेड की पावर 3/3 ये आपको प्राप्त हो जाएगा। और आगे गई, यहाँ से देखा माइनस का 1/11, इसको तो मैंने यहाँ रखा, d डिफरेंशिएट कर रहा है तो कितना हो जाएगा 2z, फिर माइनस का कितना आ जाएगा 6z स्क्वायर, ये भी ठीक है। और आगे गई तो प्लस का 1/21, इसको तो मैंने यहाँ ले लिया, 36d अप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 2d आ जाएगा यहाँ पे, यानी 2z आ जाएगा यहाँ। और आगे गई, यह कितना आ जाएगा, 2 बार डिफरेंशिएशन यानी 2 और मल्टीपल हो जाएगा, तो माइनस का कितना हो जाएगा 24, ये भी कंप्लीट हो गया। लास्ट वाले पे आ जाओ, 216 गुणा कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएशन पर रिजल्ट कितना मिलेगा आपको, सिर्फ 2। सारी चीजें हो गई, एक बार अरेंज कर लो और साथ के साथ इनकी वैल्यू लिख लो। जेड
हमें पता है कि z इक्वल टू कितना होता है, log e बेस x होता है, और e बेस x की जगह कितना आ जाता है, z आ जाता है। तो हम तो केवल इसको हटाना चाहते हैं, तो जहां जहां z आपको दिखाई दे वहां क्या लिख दो, log e बेस x लिख दो। तो 1/11 पहला कितना आ गया, log e बेस x की पावर 3 और डिवाइडेड बाई 3, पहला तो ये आ गया। अंदर गए और यहाँ पर साथ के साथ 2 को भी कॉमन ले लो, यहाँ पर आप 2 को कॉमन ले लो, तो 2 को कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2/11। एक है z, यानी z की जगह क्या आ जाएगा, नॉर्मली log x आ जाएगा। फिर है अंदर कितना 3z², तो 3 log e बेस x का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़े यहाँ पर तो कितना आ गया, प्लस का 100। इसमें से कोई कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, 12 कॉमन आ रहा है इसमें से, तो 12 आप कॉमन ले सकते हो। तो मैंने यहाँ से क्या कॉमन ले लिया, 12 कॉमन ले लिया, बटे 121। ठीक है, तो 12 कॉमन लेने के बाद कितना बचा, 12 3 36, यानी 3 दूनी 6 z बचा। तो 6 log e बेस x, ये यहाँ पर भी हो गया। और लास्ट वाले में कितना आ जाएगा, माइनस का सिर्फ 24 ही ले लेते ना यहाँ पर, हाँ 24 आ रहा है पूरा, 24 ले लो पूरा। तो यहाँ तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 3 log e बेस x आ जाएगा, क्योंकि हो रहे 72 में से हम 4 को कॉमन ले लेते हैं, कितने रिमेनिंग रहते हैं, 3 रिमेनिंग रहते हैं यहाँ पर, और माइनस का कितना आ जाएगा 1। ठीक है, ये भी कंप्लीट। और लास्ट वाले से देखा जाए तो लास्ट वाला कितना दे रहा था आपको, 216 गुना 2, तो कितना हो रहा है 432। तो लास्ट वाला हमें कितना दे रहा है, 432 ही हमें दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो सारी चीजें करने वाली थी, हमने सारी चीजें कैलकुलेशन करके इस तरीके से यहाँ पर लिख ली। और देखो और क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यदि हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम होगी तो पहले हम इस किस में कन्वर्ट कर लेंगे, उसको z में कन्वर्ट कर लेंगे। z में कन्वर्ट करने के बाद हम वहाँ पर क्या करेंगे, फिर उसको हम दोबारा जैसे हमारा आंसर, तो आंसर लिखने के बाद हमारे पास क्या होगा कि जो भी वैल्यू मिले आपको उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर चलो। हमने एक गड़बड़ कर दी, देखो यहाँ एक चीज़ छोड़ दी, एक हमने ये छोड़ दिया कि यहाँ कितना था, 11x³ था, 11 का क्यूब था, हमने सिर्फ कितना लिया 216। तो यहाँ पर एक इसके नीचे क्या आएगा 11, और 11 का इसका कितना हो जाता है 1331 हो जाता है शायद। तो ये चीज़ आप देख लेना थोड़ा कैलकुलेशन में एक बार, कि जो चीज़ हमने छोड़ दी उन चीज़ों को नोट कर लेना आप यहाँ पर, और थोड़ा सा यदि आपको कहीं लगे कि हमने कुछ चीज़ छोड़ दी तो उनका आप जरूर ध्यान रखना। 24 और ये 216 बटे वही आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो हमारे पास जहाँ जहाँ हमने कोई चीज़ छोड़ दी तो हम उसको ध्यान में रखकर, हमारे यदि कोई गणित में थोड़ी बहुत कमी हो तो वो चीज़ आप अपनी कॉपी में जब करो तो उन चीज़ों का ध्यान रखना आप वहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास कोई भी प्रश्न होगा तो हम उसको बारी बारी से इस तरीके से उसको हल करेंगे। अब जैसे यहाँ है आप, तो इस 3 को आगे ले जाओ तो कितना बना लो इसको, x³ बना लो इसको, और ये जो 1 है 1 को कैसे लिख लो, e के रूप में आप इसको लिख सकते हो। जैसे हम लिख सकते हैं कि 1 इक्वल टू होता है log e बेस e, तो छोटी छोटी टर्म्स करके आप इसको और शॉर्ट कर सकते हो। हमारा जो फंडा था वो ये था कि किस तरीके से हमारे पास जब चर गुणांकों की जो समीकरण होती है, यानी जब समघात रैखिक अवकल समीकरण होती है आपकी, तो उनको हम किस तरीके से अचर गुणांकों के समीकरण में परिवर्तित करते हैं और किस तरीके से उनके आंसर हम फाइंड आउट करते हैं। बाकी आप यहाँ पर कैलकुलेशन में देख लेना, यदि कोई गड़बड़ हो जाए कहीं पर भी तो आप उस चीज को आप सॉर्ट आउट सेल्फ कर सकते हो। ठीक है, अब हमें इससे संबंधित जो और आगे की चीजें होंगी, यानी क्या कि प्रॉब्लम्स, और बात की जाए तो इसका जो हम जिसको प्रूव की बात करते हैं कि किस तरीके से ऐसा हो रहा था। ठीक है, इसकी उत्पत्ति हम किस तरीके से ये आया, ये उत्पत्ति हम जब नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा या कुछ प्रॉब्लम्स और करने के बाद उस चीज़ को वहाँ पर समझेंगे बारी बारी। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी की चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में।